सिर्फ कुछ ही शब्दों में अपनी पूरी योजना समझाने से पहले ही किन शी वांग ने तुरंत अपना समर्थन दे दिया। पहला, रथ और सड़कों का एक जैसा मानक बनाना। किन के एकीकरण से पहले हर राज्य के अपने अपने रथ और सड़कें थीं, जिनकी नाप और बनावट अलग अलग थी। जब किन के रथ झाओ के इलाके में जाते हैं तो सड़कों पर फिट नहीं बैठते, जिसकी वजह से आवाजाही मुश्किल हो जाती है। और जब झाओ के रथ चू के इलाके में जाते हैं तो वही समस्या होती है। इसलिए अगर साम्राज्य भर में व्यापार और परिवहन को सुविधाजनक बनाना है तो रथों के साइज और सड़कों के मानकों को एक जैसा करना होगा। दूसरा, लिखित भाषा का एकीकरण। शांग और ज़ाओ राजवंशों के दौर से ही लिपि कभी एक जैसी नहीं रही। हर राज्य और जाति ने अपनी अपनी लिपि विकसित की। यद्यपि सब एक ही मूल से निकली हैं, परंतु अब ये इतनी बिखर चुकी हैं कि एक दूसरे को समझना मुश्किल हो गया है। आज कई सदियों के विभाजन के बाद 7 युद्ध राज्य अपनी अपनी लिपि रखते हैं। अगर किन को सच में पूरे विश्व को एक करना है तो भाषा का एकीकरण अनिवार्य है। तभी आदेश सही रूप से लागू होंगे और तभी किन राजवंश युगों तक टिक पाएगा। तीसरा, रिवाज और संस्कारों का एक साझा तंत्र स्थापित करना। हमारी इस विशाल भूमि पर हुआक्शिया लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। नाम अलग हो सकते हैं पर उनका मूल एक ही है। लेकिन लंबे समय के विभाजन के कारण उनके रिवाज, परंपराएं, यहाँ तक कि रोज़मर्रा की आदतें भी अलग हो गई हैं। ये लोग अलग अलग टोटम और देवताओं की पूजा करते हैं। हमारा किन राजवंश काला पक्षी को अपना पवित्र चिन्ह मानता है, जबकि अन्य राज्य भालू या अन्य प्राणियों की पूजा करते हैं। अगर हमें सच्ची एकता चाहिए तो साम्राज्य भर में एक ही रिवाज और संस्कार लागू करने होंगे। सिर्फ सांस्कृतिक एकता के जरिए ही किन कभी टूटेगा नहीं। चौथा, तौल माप का एकीकरण। इस विशाल भूमि पर अनाज शी में नापा जाता है, लेकिन हर राज्य का एक शी अलग भार का होता है। लंबाई, क्षेत्रफल और आयत सबके मानक अलग अलग हैं। इन सब को एक जैसा बनाना जरूरी है। सिर्फ इन 4 नीतियों को लागू करके ही किन युगों तक अमर रहेगा और हुआक्शिया लोगों को सच में एक करेगा। ज़ाओ फेंग की आवाज़ मजबूत और प्रतिध्वनि से भरी हुई थी। ये सब परिवर्तन इतिहास में तो होने ही वाले थे। ज़ाओ फेंग बस उन्हें इस युग में पहले ही प्रस्तुत कर रहा था। जैसे ही उसके शब्द महासभा में गूंजे, पूरा दरबार सन्न रह गया। सब मंत्री अवाक रह गए। ये प्रस्ताव पूरी दुनिया को बदलने वाला था। काफी देर के बाद, बहुत बढ़िया, हान फेई उत्साह से बोल उठा। क्राउन प्रिंस की ये नीतियां सच्ची राज्य शासन कला है। इन 4 सुधारों के बाद किन सिर्फ तलवार के बल पर नहीं, बल्कि नियम और संस्कृति के बल पर साम्राज्य चलाएगा। बिल्कुल, ली सी भी आगे बढ़े। रथ, लिपि, रिवाज और तौल माप, ये नीतियां इतिहास में अमर हो जाएंगी। मैं स्वयं इनमें से किसी एक सुधार का नेतृत्व करना चाहता हूँ, किन के गौरव और प्रजा के कल्याण के लिए। ये सुनते ही और भी मंत्री चुप न रह सके। मैं भी तैयार हूँ, मैं भी सेवा देना चाहता हूँ। फेंग क्यूजी, फेंग जिए, यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाले वे लियाओ भी आगे बढ़ाए। ली सी तुरंत समझ गया, जो भी इन सुधारों का नेतृत्व करेगा उसका नाम युगों तक याद किया जाएगा। ऐसा मौका कौन छोड़ना चाहेगा। मेरा पुत्र ज़ाओ फेंग सिर्फ एक महान सेनापति ही नहीं, बल्कि एक सच्चा राजनीतिक भी है। स्वर्ग ने मुझे उसे लौटाकर सच में आशीर्वाद दिया है। किन शी वांग ने प्रेम और गर्व से ज़ाओ फेंग को देखा। उन्हें तुरंत समझ आ गया था कि अगर ये नीतियां सफल हो गईं तो वो सिर्फ चीन को एक करने वाला सम्राट नहीं, बल्कि एक अमर सभ्यता का निर्माता कहलाएगा। और ज़ाओ फेंग भी इतिहास में अमर हो जाएगा। बड़े भाई सिर्फ युद्ध में ही नहीं, राज्य शासन में भी मुझसे काफी आगे हैं। फूसू ने नए सम्मान के साथ ज़ाओ फेंग को देखा। बस
किन शी वांग ने गंभीर परंतु प्रसन्न स्वर में कहा, फेंगर, तुम्हारे अनुसार इन सुधारों को लागू करने के लिए कौन सबसे उपयुक्त है? ये कहकर उन्होंने पूरी जिम्मेदारी जाओ फेंग को सौंप दी। जाओ फेंग ने बिना हिचकिचाहट के कहा, लिपि के एकीकरण के लिए चांसलर हान फेई को, रथ और सड़कों के मानकों के लिए न्याय मंत्री को, साझा रिवाज और संस्कारों के लिए लोक निर्माण मंत्री को और तौल माप के एकीकरण के लिए कृषि मंत्री को। हान फेई, ली सी, वे लियाओ और शाओ हे आगे बढ़े। शाओ हे हान फेई के बाद सबसे तेजी से उभरने वाला अधिकारी था, जिसकी क्षमता नए जीते गए क्षेत्रों में पहले ही साबित हो चुकी थी। जैसे फेंगर ने निर्धारित किया है वैसे ही होगा, यिंग ज़ेंग ने बिना किसी संकोच के घोषणा की। किन का भविष्य अब तुम चारों के हाथ में है। महाराज निश्चिंत रहिए, क्राउन प्रिंस निश्चिंत रहिए, चारों ने एक साथ उत्तर दिया। फेंगर, यिंग ज़ेंग ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास और भी कोई सुझाव है? जाओ फेंग ने विनम्रता से कहा, पिताजी, इन 4 सुधारों को पूरी तरह लागू करने में कम से कम 2 वर्ष लगेंगे। अगर अभी और भी बोझ डाल दिया गया तो साम्राज्य पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है। लेकिन उसकी आंखों में तेज चमक आ गई। लेकिन राज्य की सुरक्षा के लिए मेरे पास एक और सुझाव है, जो हारे हुए 6 राज्यों के अवशेषों को कभी सिर उठाने नहीं देगा। बोलो, यिंग ज़ेंग उत्सुकता से बोले। पहला, जाओ फेंग ने समझाया, एकीकृत लिपि के लिए साम्राज्य भर की सभी पुस्तकों को एकत्रित किया जाए। नई लिपि के बाद उन्हें पुनः लिखकर पूरे देश में वितरित किया जाए। दूसरा, उसकी आवाज और कठोर हो गई। सभी कांस्य और लोहे के हथियार लोगों से जब्त कर लिए जाएं। आम नागरिक तलवार, भाला, कवच या हथियार बनाना नहीं कर सकेंगे। उल्लंघन पर कठोर दंड होगा। बहुत उत्तम, यिंग ज़ेंग जोर से बोले। इस तरह विद्रोह करने वाले बिना हथियार के बेकार हो जाएंगे। इसी बीच वे लियाओ ने चिंता व्यक्त की। क्राउन प्रिंस, हथियार जब्त करना संभव है, लेकिन कांस्य और लोहा खेती, शिकार और रोजमर्रा के उपकरणों के लिए भी चाहिए। अगर सब मेटल मना कर दिया गया तो आम जनता का जीवन कैसे चलेगा? जाओ फेंग मुस्कुराया। मंत्री, इसका हल मैं पहले ही सोच चुका हूँ। उसने पूरे दरबार पर नजर डाली। चैप्टर 301 आगे। क्राउन प्रिंस का अतुल्य फरमान। पूरी दुनिया हिल जाएगी। हथियार जब्त करने के बाद जाओ फेंग ने शांत परंतु कठोर स्वर में कहा, पूरे साम्राज्य के लोहर कारखाने सरकार के साथ रजिस्टर होंगे। सरकार खुद कांस्य और लोहा सिर्फ नागरिक उपयोग के लिए एलोकेट करेगी। हर महीने निरीक्षण होगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दिया गया धातु सही काम में ही लग रहा है। अगर कोई लोहार दुकान नागरिक आवश्यकता से ज्यादा लोहा या कांस्य का उपयोग करती पाई गई तो तुरंत न्याय विभाग उसकी जांच करेगा। फिर उसकी आवाज़ और भी गंभीर हो गई। इसके अलावा साम्राज्य के सभी लोहे और तांबे की खानें सीधे सरकार के नियंत्रण में होंगी। ये धातु अब प्राइवेट बाजार में खुली तरह से नहीं बिक पाएगी। ये सुनकर वै लियाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्राउन प्रिंस की दूरदर्शिता सच में अद्भुत है। इस उपाय से 6 राज्यों के अवशेषों के पास फिर से शक्ति इकट्ठा करने का कोई मौका ही नहीं बचेगा। यिंग ज़ेंग जोर से हंस पड़े। फेंग के शब्द मेरे दिल को छू गए। मेरा फरमान जारी करो, उन्होंने गरजती हुई आवाज में आदेश दिया। क्राउन प्रिंस द्वारा चुने गए 4 अधिकारियों के नेतृत्व में ये चारों राष्ट्रीय नीतियां पूरी तरह लागू की जाएंगी। इसके साथ साथ उन्होंने आगे कहा, पूरी भूमि पर घोषणा की जाए। 6 पुराने राज्यों की सभी पुस्तकें चीन सरकार को सौंपनी होंगी। जो आदेश का उल्लंघन करेगा उसे दंड मिलेगा। जो स्वेच्छा से पुस्तकें जमा करेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। अब जब पूरी भूमि चीन के अधीन एक हो चुकी है तो प्रजा को अब युद्ध का बोझ उठाना नहीं पड़ेगा। 6 राज्यों की सेनाओं ने लोगों के बीच कई हथियार और कवच छोड़ दिए हैं।
अब शांति के युग में आम नागरिकों को हथियारों की जरूरत नहीं। चीन के महायोद्धा उनके रक्षक होंगे। इसलिए उन्होंने कठोर रूप से घोषणा की, चीन साम्राज्य सभी हथियार जब्त करेगा और उन्हें पिघलाकर राज्य के लिए नए शस्त्र बनाएगा। आज से 1 महीने बाद सरकार जांच शुरू करेगी। जो भी हथियार या कवच छुपाकर रखे पाया जाएगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। नागरिक आवश्यकता के लिए उन्होंने अंत में कहा, सरकार रजिस्टर्ड लोहारों को कांस्य और लोहा उपलब्ध कराएगी ताकि लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत के औजार बना सकें। इस घोषणा के साथ ही साम्राज्य का फरमान तय हो गया। महाराज विवेकी हैं। पूरा दरबार एक स्वर में गूंज उठा। बहुत अच्छा, यिंग ज़ेंग ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। मंत्रियों, सभा जारी रखी जाए। सभा समाप्त ही होने वाली थी कि अचानक ज़ाओ फेंग फिर बोल उठा। पिताजी, एक और बात प्रस्तुत करनी है। बोलो फेंगर, यिंग ज़ेंग अभी भी मुस्कुराते हुए बोले। अब जब मैं क्राउन प्रिंस हूँ और सेना और राज्य दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, तो मुझे राष्ट्र सेनापति का पद रखने की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए उसने विनम्रता से कहा, मैं जनरल वांग जैन को राष्ट्र सेनापति नियुक्त करने की सिफारिश करता हूँ, जो चीन की 4 बड़ी सेनाओं का नेतृत्व करें। ये सुनकर दरबार के अधिकारी चकित नहीं हुए। आखिर ज़ाओ फेंग के क्राउन प्रिंस बनने के बाद से ही अफवाह थी कि वांग जैन को ये पद मिलेगा। अब जब ज़ाओ फेंग को इस पद की ज़रूरत नहीं रही, तो वांग जैन का आगे आना बिल्कुल स्वाभाविक था। वांग जैन के हृदय में उत्साह की लहर दौड़ गई। क्राउन प्रिंस की सिफारिश पर और जनरल वांग जैन की योग्यता को देखते हुए मैं अनुमति देता हूँ, यिंग ज़ेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। महाराज, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मैं क्राउन प्रिंस को भी निराश नहीं करूँगा। उन्होंने ज़ाओ फेंग को गहरा प्रणाम किया। अब जब वांग जैन राष्ट्र सेनापति बन गए हैं, तो फेंगर, तुम्हारे विचार में लांथियन सेना का नेतृत्व कौन संभालेगा? जनरल वांग बेन के पास सेना नेतृत्व की पूरी क्षमता है। ज़ाओ फेंग ने बिना रुके कहा। ये एक महत्वपूर्ण पद था। वो किसी बाहर वाले को देने का सवाल ही नहीं था। ये सुनकर कई मंत्री कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अंत में चुप ही रहे। अब ज़ाओ फेंग सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वो एक ऐसा क्राउन प्रिंस था जिसके पास सेना और साम्राज्य दोनों पर गहरा प्रभाव था। जब तक ज़ाओ फेंग जीवित था, भविष्य का सिंहासन उसका ही था। उसका विरोध करना सीधा मौत को न्योता देना था। ऐसा ही हो, यिंग ज़ेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। उनके नज़रिए से उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं थी कि उनका पुत्र अत्यधिक शक्ति इकट्ठा करके विद्रोह करेगा। आखिर एक दिन ये साम्राज्य ज़ाओ फेंग का ही होना था। जब शक्ति दी ही है तो पूरी देनी चाहिए। महाराज विवेकी हैं, ज़ाओ फेंग ने तुरंत कहा। वांग जैन और वांग बेन पर साम्राज्य की इतनी कृपा देखकर कई अधिकारी अंदर ही अंदर जलन महसूस करने लगे। आह, वांग परिवार सच में भाग्यशाली है। कौन सोच सकता था कि उनकी पुत्री क्राउन प्रिंस से विवाह करेगी। काश हमने भी ज़ाओ फेंग के दरबार में पहली बार आते ही अच्छा संबंध बना लिया होता। आज वांग जैन राष्ट्र सेनापति हैं और वांग बेन रक्षक सेनापति। वांग परिवार की शक्ति आसमान छू रही है, और ये सब क्राउन प्रिंस की वजह से। कई अधिकारी मन ही मन पछताते रहे। फेंगर, यिंग ज़ेंग ने फिर कहा, अब जब तुम चीन साम्राज्य के क्राउन प्रिंस हो, तो समय आ गया है कि तुम पैतृक मंदिर जाओ, अपनी वंश पहचान को स्वीकार करो और राजवंश के वंश वृक्ष में दर्ज हो। मैं पिता के आदेश का पालन करूंगा, ज़ाओ फेंग ने बिना देर किए कहा। अच्छा, यिंग ज़ेंग ने सिर हिलाया। फिर ली सी की तरफ मुड़कर पूछा, यिंग शी का क्या हुआ? महाराज, ली सी ने उत्तर दिया, यिंग शी अपने सभी अपराध स्वीकार कर चुका है। वो बस आपके अंतिम आदेश का इंतजार कर रहा है। उसे फांसी दे दो, यिंग ज़ेंग ने बिना किसी भावना के कहा। मैं आदेश स्वीकार करता हूँ, ली सी ने तुरंत कहा और निकल गए। अब जब साम्राज्य खंड मंत्री का पद खाली है, तो मैं एक तिथि निर्धारित करता हूँ। 10 दिन बाद सभी मंत्रियों के समक्ष क्राउन प्रिंस, राजकुमारियां और क्राउन प्रिंस के बच्चे पैतृक मंदिर जाकर अपनी वंश पहचान स्वीकार करेंगे। महाराज विवेकी हैं, सभी मंत्री एक स्वर में गूंज उठे। मैं आदेश स्वीकार करता हूँ, ज़ाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा। सभा समाप्त हुई।
सभी मंत्री चले गए और महासभा में सिर्फ यिंग ज़ेंग और ज़ाओ फेंग रह गए। फेंगर, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम राज्य शासन में इतने अद्भुत हो। आज तुमने जो 4 नीतियां प्रस्तुत की और जो 2 जप्ती के उपाय बताए, सच में तुमने मुझे तुम्हें नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दिया। आने वाले दिनों में चिन के हारे हुए 6 राज्यों के अवशेष अवश्य ही पलटवार करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि चिन उनके जीने के आखिरी सहारे भी काट रहा है। इसके अलावा उसकी आंखों में ठंडक चमक उतरी। सेंगयांग के अंदर के लोग भी शांत बैठने वाले नहीं हैं। यिंग ज़ेंग का चेहरा गंभीर हो गया। तुम क्या कह रहे हो? अब जब मैं क्राउन प्रिंस बन चुका हूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो कुछ नहीं करेंगे? शक्ति दिल को ललचाती है, वो जरूर कदम उठाएंगे। फिर तुम क्या करोगे? यिंग ज़ेंग ने पूछा। ज़ाओ फेंग के होठों पर एक हल्की खतरनाक मुस्कान आई। वे मेरी जान चाहते हैं तो मैं उन्हें मौका दे दूंगा। चैप्टर 302। पिताजी, क्या आप असली अमर को देखना चाहेंगे? झाओ फेंग के शब्द सुनते ही यिंग ज़ेंग समझ गया कि उसके बेटे ने पहले ही पूरी योजना बना रखी है। तुम आगे कैसे बढ़ना चाहते हो? यिंग ज़ेंग ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, चाहे कोई भी हो। मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूं, उन्होंने दृढ़ता से कहा। झाओ फेंग मुस्कुराया। अगर वो पिताजी के अपने बेटे ही क्यों ना हो? ये सुनते ही यिंग ज़ेंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। फूसू ऐसा कुछ नहीं करेगा, यिंग ज़ेंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बिल्कुल, फूसू नहीं करेगा, लेकिन कोई और कर सकता है। हु हाय? यिंग ज़ेंग हैरानी से बोला। क्या उसमें तुम पर हाथ उठाने का साहस होगा? यिंग ज़ेंग की नज़र में हु हाय उसके सभी बेटों में सबसे कमज़ोर और आम था। उसे रीजेंट बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि फूसू के साथ एक प्रत्यक्ष प्रतियोगिता दिखे, ताकि झाओ फेंग बिना रुकावट के उभर सके। और ये योजना सफल भी हुई। जब दरबार फूसू और हुहाई के बीच बटा रहा, तब झाओ फेंग बिना आवाज के शीर्ष पर पहुंच चुका था। पिताजी, झाओ फेंग ने हंसकर कहा, आप शक्ति के आकर्षण को कम समझ रहे हैं। अगर वो सच में मेरे खिलाफ कदम उठाए, यिंग ज़ेंग ने ठंडी सांस छोड़ी, तो उसकी जान बख्श देना। आखिरकार हुहाई उसी का ही खून था। चाहे वो कितना भी निर्दयी सम्राट हो, अपने बेटे को मरने का आदेश देना उसके लिए भी असंभव था। अच्छा, झाओ ज़ेंग ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। एक और बात, यिंग ज़ेंग ने कहा, आज टैंगटाई पैलेस जाना। मैंने आदेश दे दिया है कि तुम्हारे सभी छोटे भाई बहन पहले तुम्हारी माँ को प्रणाम करेंगे, फिर तुमसे मिलने आएंगे। अब जब तुम्हारी पहचान पुनः स्थापित हो चुकी है, तो अपने भाई बहन से मिलने का समय आ गया है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पिताजी की व्यवस्था का पालन करूंगा, झाओ फेंग ने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसी पल यिंग ज़ेंग ने झाओ फेंग को ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक शैतानी सी मुस्कान के साथ बोला, अरे नालायक, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ नहीं है? मतलब? झाओ फेंग पल भर के लिए चौंक गया। तुम चालाक लड़के, यिंग ज़ेंग ने आंखें घूर कर कहा। तुम्हारी माँ ने मुझे सब बता दिया है, अब भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? उन्होंने क्या कहा? तुम बाई युएं जाकर सीमा की रक्षा करना चाहते थे, यिंग ज़ेंग ने हुंकार भरी। लेकिन असल में वो सिर्फ बहाना था। तुम चिन के पतन का इंतजार करना चाहते थे और फिर मौका देखकर खुद गद्दी संभालना चाहते थे। तुम्हारी माँ ने सब उगल दिया, शैतान कहीं के, यिंग ज़ेंग ने डांट लगाई। पिताजी, झाओ फेंग ने हंसकर कहा, असल बात ये थी कि आपके बाकी बेटे साम्राज्य संभाल पाने लायक नहीं थे, मुझे सिर्फ माँ की सुरक्षा की चिंता थी। अच्छा, और अब? यिंग ज़ेंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अब सब बदल चुका है, झाओ फेंग ने गंभीर स्वर में कहा। अब जब मैं क्राउन प्रिंस हूँ, तो मैं महाचिन के भविष्य को बदल दूंगा। और उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आई। और मेरे पास आपके लिए एक उपहार भी है। ओह, यिंग ज़ेंग की रुचि तुरंत बढ़ गई। उसके मन में तुरंत मार्शल कल्विटेशन टेक्निक्स का ख्याल आया। आफांग ने एक बार बताया था कि झाओ फेंग अपनी ये टेक्निक सिर्फ अपने सबसे करीबी परिवार और सबसे विश्वसनीय लोगों को ही देता है। लेकिन उससे पहले झाओ फेंग ने कहा, क्या आपको याद है
आपने एक बार कहा था कि दुनिया को एक करने के बाद आप मुझे अमरों से जुड़ी प्राचीन पुस्तकें दिखाएंगे। अब क्या उन्हें निकालने का समय नहीं आ गया? चलो मेरे साथ आओ। यिंगज़ेंग झाओ फेंग को पिछले महल की ओर ले गया। झाओ फेंग बिना किसी संकोच के उसके पीछे चल दिया। अंदर जाते ही एक विशाल विश्व नक्शा सामने आया, लेकिन इस बार पूरी भूमि पर चिन का आधिपत्य दर्शाया गया था। यिंगज़ेंग एक शेल्फ के पास गया, वहां से एक संदूक निकाला और झाओ फेंग को दे दिया। झाओ फेंग ने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक ही बांस का पत्र था। सिर्फ एक ही? झाओ फेंग हैरान हुआ। बस पढ़ लो, यिंगज़ेंग मुस्कुराते हुए बोला। झाओ फेंग ने तुरंत बांस पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। जो राजवंश की स्थापना के समय स्वर्ग से देवता उतरे और जो कि राजा को बधाई दी। जो वू वांग ने 3000 लड़के और लड़कियों को अमरों को समर्पित किया। जो मू वांग के शासनकाल में कुनलुन पर्वत पर अमरों के चिन्ह मिले। राजा ने उनकी खोज की और अमर जीवन प्राप्त किया। 600 वर्ष पहले चिनगोंग बो के समय स्यांगयांग के ऊपर एक अमर प्रकट हुआ। उसने दुनिया को देखा और 1000 लड़के लड़कियों को स्वर्गलोक ले गया। 500 वर्ष पहले एक अमर भविष्यवाणी छोड़ी गई। पंगलेई द्वीप पर स्वर्ग का द्वार खुलेगा। इन वर्षों के दौरान पूरी भूमि पर कई ऐसे वर्णन मिले जहां बच्चों को अमरों द्वारा ले जाया गया। चैप्टर 302 आगे। पिताजी, क्या आप असली अमर को देखना चाहेंगे? 400 साल पहले आसमान से देवताओं का खून बरसा था। पूरा देश लाल बादलों से ढक गया था। हर राज्य ने इस घटना को अपने अपने अभिलेखों में दर्ज किया। उसके तुरंत बाद पूरी भूमि पर एक भयंकर महारोग फैल गया। 300 साल पहले अमरों के सभी चिन्ह अचानक गायब हो गए। उसके बाद से चाहे जितने भी राजा आए, किसी ने भी फिर कभी अमरों को नहीं देखा। झाओ फेंग ने बांस पत्र को बंद किया और गहरी सोच में डूब गया। पढ़ लिया? यिंगज़ेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है? अमरों का होना मुझे हैरान नहीं करता, झाओ फेंग ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन पिताजी, क्या आपने इन वर्णनों में एक पैटर्न नहीं देखा? पैटर्न? यिंगज़ेंग ने भौहें से कोड़ ली। उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। अमर इस मृत्यु लोक में अपनी मर्जी से आना जाना नहीं कर सकते, और 300 साल पहले उनका पूरी तरह से गायब हो जाना, क्या आप जानते हैं क्यों? झाओ फेंग ने पूछा। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, यिंगज़ेंग ने सच्चाई से कहा। 300 साल पहले, झाओ फेंग ने समझाया, देश कई राज्यों में बटा हुआ था। पहले जितना नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा। तो यिंगज़ेंग अभी भी उलझन में था। जितने कम युद्ध राज्य, उतना कम अव्यवस्था, और राज्य जितना शक्तिशाली होता है, उतनी ही मजबूत होती है देश की किस्मत, राज्य भाग्य। जब राज्य भाग्य मजबूत होता है, तो झाओ फेंग ने निष्कर्ष दिया, तो अमर नीचे उतर ही नहीं सकते। इसी क्षण झाओ फेंग को पूरी तरह समझ आ गया। शेंजू में अमरों का धीरे धीरे गायब हो जाना सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। जब गुई गुजी पहली बार शेंजू आया था, वो स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो पर्वत छोड़ भी नहीं सका। शेंजू का भाग्य अमरों पर भारी दबाव डालने लगा था। तुम जो कह रहे हो, मैं अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा, यिंगज़ेंग ने सिर हिलाया। पिताजी, झाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ ने आपको मार्शल आर्ट्स की शक्ति के बारे में बताया होगा ना? यिंगज़ेंग हंस दिया। ये हंसी सब कह रही थी। तो आपके हिसाब से मार्शल आर्ट्स क्या है? झाओ फेंग ने पूछा। पहली बार जब मैंने देखा तो यीचियर सिर्फ कुछ ही साल का था, लेकिन एक नकली पहाड़ जो कई दर्जन शी भारी था, उसे उठा लिया था। तो सोचिए, झाओ फेंग की आवाज़ गहरी हो गई। अगर मैं आपका बेटा ना होता, अगर मैं बाई युए की सीमा पर रहता, वहां से पूरी भूमि को जीत लेता और अपना ही राज्य स्थापित करता, तो मैं कैसा साम्राज्य बनाता? उसने फिर पूछा। यिंगज़ेंग चुप रहा, बस झाओ फेंग को देखता रहा। मैं एक मार्शल साम्राज्य बनाता, झाओ फेंग ने घोषणा की। शेंजू में मेरे हर नागरिक को कल्टीवेशन का अधिकार होता।
मेरे साम्राज्य की नींव मार्शल आर्ट्स होती और मेरी राजवंश युगों युगों तक चलती। उसकी आवाज़ में अखंड विश्वास और प्रभुत्व था। क्या मार्शल आर्ट्स से अमरता मिल सकती है? यिंगज़ेंग ने पूछा। बिल्कुल, ज़ाओ फेंग ने बिना झिझक के कहा। लेकिन इस दुनिया में एक अजीब बात है। एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद मार्शल कल्टीवेटर को जीवन काल बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता नहीं। मैं इसका कारण ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी तक नहीं मिला। अब तुम कितने साल जी सकते हो? यिंगज़ेंग ने जिज्ञासा से पूछा। 7 से 800 साल, ज़ाओ फेंग मुस्कुराया। हिस्स, यिंगज़ेंग के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गई। पिताजी, ज़ाओ फेंग ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप खुद मार्शल आर्ट्स की शक्ति महसूस करना चाहेंगे? कैसे? यिंगज़ेंग का मन कब से उत्सुक था। ज़ाओ फेंग की आंखों में शरारती चमक आ गई। बस, डर मत जाना। अगला ही पल ज़ाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए यिंगज़ेंग के कंधे पर हाथ रखा और हल्का सा उठा लिया। वुश! एक पल में वो दोनों आसमान की ओर उछल गए। पल भर के अंदर महल के हॉल से दोनों गायब हो चुके थे। हॉल के बाहर पहरा दे रहे सैनिकों को सिर्फ एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे उनके कदम लड़खड़ा गए। ये क्या था? पता नहीं, कोई आवाज़ भी नहीं आई। सैनिक एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्होंने महल की ओर देखा, वहां बिल्कुल शांति थी, बस वो अचानक आई हवा उन्हें उलझन में छोड़ गई। उधर आसमान की बुलंदियों में ज़ाओ फेंग ने अपनी जैनची से यिंगज़ेंग को संभाल रखा था ताकि वो हवा में खड़ा रह सके। वो मुस्कुराया। ये नीचे फैली हुई शेंजी नगरी को देखकर यिंगज़ेंग अवाक रह गया। 1000 जांग की ऊंचाई पर खड़ा गिर जाता तो सीधा चूर चूर हो जाता। आम आदमी होता तो होश खो देता, लेकिन यिंगज़ेंग हैरान तो था पर डरा हुआ नहीं। उसकी आंखों में भय नहीं, सिर्फ गहरी जिज्ञासा थी। पिताजी, ज़ाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा लग रहा है? अमर कला, मेरा बेटा अमर बन चुका है। विश्वास नहीं होता। स्वर्ग की आंखें हैं। यिंगज़ेंग जोर से हंस पड़ा। मेरा बेटा यिंगज़ेंग का बेटा एक अमर है। उसका दिल आनंद से भर गया। इतिहास में अनंत सम्राटों ने अमरों को ढूंढा, अमर जीवन की भीख मांगी ताकि वो सदा सदा राज कर सकें। पर इतिहास में जो मू वांग के अलावा जो सिर्फ कथाओं में बचा है, कौन सच में अमर बना? लेकिन अब आने वाली पीढ़ियां 2 नाम लिखेंगी। चिन शी हुआंग यिंगज़ेंग, जिसने पूरी हुआक्शिया को एक किया, और उसका पुत्र ज़ाओ फेंग, एक अमर जिसके पास अमरता की नींव है। अमरता, ज़ाओ फेंग ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अभी बहुत दूर है। और शायद मार्शल आर्ट्स का अल्टीमेट गोल इमॉर्टल बनना ही नहीं है। मार्शल आर्ट्स पावर को परस्यू करती हैं, लेकिन चाहे कोई इमॉर्टल ए बराबर ही क्यों ना पहुंच जाए, वो खुद को इमॉर्टल नहीं कहता। ज़ाओ फेंग मुस्कुराते हुए बोला। गुईगुजी से बात करने के बाद ज़ाओ फेंग को एक बात समझ आ चुकी थी। इस दुनिया में असल में मार्शल आर्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यहाँ सिर्फ इमॉर्टल कल्टीवेशन का रास्ता जाना जाता था, और ज़ाओ फेंग ने इस दुनिया में एक बिल्कुल नया रास्ता बना दिया था, मार्शल आर्ट्स का रास्ता। भविष्य में वो ज़ाओ फेंग ही होगा जो इस दुनिया का मार्शल एंसेस्टर बनेगा। मैं तुम्हारी हर बात पूरी तरह समझ पाऊं ऐसा ज़रूरी नहीं, ना ही मैं तुम्हारी एम्बिशंस की गहराई को पूरी तरह नाप सकता हूँ, लेकिन एक पिता होने के नाते जो भी तुम करना चाहो, मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारा साथ दूंगा। यिंगज़ेंग ने ज़ाओ फेंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में अटल दृढ़ता थी। एक सम्राट के रूप में, शेनज़ू को पहली बार एक झंडा के नीचे लाने वाले पहले सम्राट के रूप में, यिंगज़ेंग महसूस कर सकता था कि उसके बेटे के एम्बिशंस उससे भी काफ़ी आगे निकल चुके थे। किन का राजा होने के दौरान यिंगज़ेंग का सपना सिर्फ 6 किंगडम्स को जीतकर पूरे शेनज़ू पर राज करना था। उस दौर के लोगों के लिए शेनज़ू ही पूरी दुनिया थी, पर ज़ाओ फेंग के लिए शेनज़ू सिर्फ एक शुरुआत थी। उसकी नज़र पूरी दुनिया पर थी, यहाँ तक कि आसमान और धरती पर थी।
उसकी एम्बिशंस आसमान से भी ज्यादा ऊंची थीं। यिंगज़ेंग की बात सुनकर ज़ाओफेंग के चेहरे पर एक भावुक मुस्कान आ गई। माउंट टाई पर पहचान के बाद से ज़ाओफेंग को धीरे-धीरे समझ आ गया था कि उसके पिता ने पर्दे के पीछे उसके लिए क्या-क्या किया था। उसकी असली पहचान जानने के बाद यिंगज़ेंग ने उसे बिना रुके आगे बढ़ाया। शक्ति, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ दिया। हान फी और शाओ हे जैसे लोगों को जिम्मेदारी देकर ज़ाओफेंग के लिए एक मजबूत बेस बनाया। यहाँ तक कि राज्य के मामले भी उसके हाथ में दे दिए, सिर्फ इसलिए ताकि ज़ाओफेंग निश्चिंत रहे। एक पिता, एक सम्राट। जो काम यिंगज़ेंग ने अपने बेटे के लिए किया, वो इतिहास में लगभग सुना ही नहीं गया। शाही परिवारों में प्यार नहीं होता, ये कहना बिल्कुल झूठ नहीं था। फिर भी यिंगज़ेंग ने ज़ाओफेंग के लिए अपना पिता होने का फ़र्ज़ पूरी तरह निभाया। पिता, क्या आप ड्रैगन की सवारी करना चाहेंगे? ज़ाओफेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। ड्रैगन? यिंगज़ेंग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। क्या सच में ड्रैगन्स होते हैं? हजारों सालों से ड्रैगन सम्राट की पहचान रहे हैं, दिव्य शक्ति और आधिपत्य का प्रतीक। अगर मैं कहूं कि होते हैं तो फिर होते ही हैं। ज़ाओफेंग मुस्कुरा दिया। सिर्फ एक सोच। रोशनी चमकी और अगले ही पल बादलों की बीप से एक 100 मीटर से भी लंबा काला ड्रैगन प्रकट हो गया। ये आसमान में मंडराता हुआ वो ड्रैगन बिल्कुल उन्हीं दैविक कथाओं जैसा था। उसका ऑरा इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। यिंगज़ेंग बिल्कुल स्टन रह गया। पिता, आज आपके बेटे के रूप में मैं आपको ये तोहफा देता हूँ। आइए, ग्रेट किन की ज़मीन को ऊपर से देखते हैं। ज़ाओफेंग हंसा और अपनी ट्रू एसेंस से यिंगज़ेंग को उतराकर ड्रैगन के सिर पर ले गया। हा, जबरदस्त! यिंगज़ेंग जोर से हंसा। एक इमॉर्टल बेटा होना सच में अद्भुत है। मैं, यिंगज़ेंग, आज ड्रैगन पर सवार होकर दुनिया देख रहा हूँ। मैं वाकई इतिहास का सबसे महान सम्राट हूँ। बिल्कुल, पिता, आप इस टाइटल के पूरी तरह हकदार हैं। हजारों, बल्कि 10,000 सालों तक आपका नाम फर्स्ट एम्परर के रूप में गूंजेगा। ज़ाओफेंग खुलकर हंसा। फिर काला ड्रैगन बिजली की तरह आसमान चीर गया। नीचे स्यान्यांग और पूरा किन एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह फैला हुआ था। जब वो लंच से पहले वापस महल लौटे, अब मुझे समझ आ गया कि तुम बैटलफील्ड में इतने निडर क्यों रहते हो। ऐसी ताकत के साथ तुम सीधा दुश्मन के महल में घुस सकते हो, कोई सेना तुम्हें नहीं रोक सकती। यिंगज़ेंग अभी भी हैरान था। बिना किसी को पता चले जाना और वापस आना, ये आम बात नहीं थी। वो सोचने लगा, अगर ज़ाओफेंग किसी को मारना चाहे तो कौन सा राजा बचेगा? पिता, आप ज्यादा सोच रहे हैं। क्या आप नेशनल डेस्टिनी को भूल गए? ज़ाओफेंग मुस्कुरा दिया। ये नेशनल डेस्टिनी होती क्या है? यिंगज़ेंग ने पूछा। नेशनल डेस्टिनी एक राष्ट्र का भाग्य होता है। जितना मजबूत देश, जितनी बड़ी जनसंख्या, उतनी ज्यादा डेस्टिनी। राजा को ये डेस्टिनी अपने आप सुरक्षा देती है। चाहे मैं सबसे ऊंचा कल्टीवेटर बन जाऊं, चाहे कोई असली इमॉर्टल भी हो, वो आपको मार नहीं सकता। जैसे ही कोई पास आएगा, डेस्टिनी खुद आपको बचा लेगी। इस वक्त पिता, 10 इमॉर्टल्स भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ग्रेट किन ने पूरे शेंजू को एक कर लिया है। यिंगज़ेंग की आंखें चमक उठीं। तो जिंगके के वक्त अगर मैं ना बचता तो? ज़ाओफेंग हंस पड़ा। नहीं पिता, वो एक आम इंसान था। डेस्टिनी कल्टीवेटर्स पर काम करती है। अगर आप ना बचते तो आप सच में मर सकते थे। यिंगज़ेंग गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं सोचता था राजा बनने के बाद सब समझ गया, पर आज लगता है मेरी समझ कितनी छोटी है। पिता, जो आपने किया वही असाधारण है। आगे का रास्ता हम दोनों मिलकर बनाएंगे। ग्रेट किन को मजबूत बनाएंगे, मार्शल नेशन खड़ा करेंगे और अपने परिवार को अमर बना देंगे। यिंगज़ेंग की आंखों में लालसा चमक उठी। फेंगर, अगर मैं अमर हो गया तो तुम गद्दी कब संभालोगे?
उसने मजाक में पूछा। ज़ाओफेंग जोर से हंसा। पिता, आपको पता है मेरा असली प्लान क्या था? मुझे कैसे पता होगा? यिंगज़ेंग मुस्कुराया। मैं सोचता था किन के पतन के बाद नया राज खड़ा करूंगा, फिर गद्दी कीची को देकर मैं शेंजू से बाहर निकल जाऊंगा। अब जब मैं क्राउन प्रिंस हूं, सब कुछ आसान हो गया है। राज का काम आप संभालिए, मैं दुनिया जीतने जा रहा हूं। यिंगज़ेंग हंसा। तो सारा काम मेरे सिर डाल दिया? आप सम्राट हैं, काम तो आपका ही है। ज़ाओफेंग खुलकर हंसा। उसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक था, मार्शल पीक पर पहुंचना, सच्ची इमॉर्टैलिटी और अपने परिवार के साथ अनंत जीवन। शेंजू के बाद उस दुनिया में क्या होगा जहां डेस्टिनी का रक्षा नहीं होगी? ज़ाओफेंग बेचैन था। उसे वो दुनिया देखनी थी। Chapter 303 Proclaiming to the World, Shocking the Realm। ज़ाओ फैंग की बात सुनकर यिंगज़ेंग हंसी रोक नहीं पाया। सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा है ना तुमने? खुद राज्य के काम नहीं संभालना और सारा बोझ मेरे और कियर के सर डाल देना चाहते हो? यिंगज़ेंग ने मजाक में डांट लगाई। जो केपेबल होते हैं उन्हें ज्यादा काम करना चाहिए, ज़ाओ फैंग ग्रिन के साथ बोला। पिता, अब से आप बस मेरे लिए दरबार संभालिए। अच्छा, यिंगज़ेंग हंसा, फिर अचानक गंभीर हो गया और ज़ाओ फैंग को गौर से देखते हुए बोला, तुम्हारी शक्ति के साथ मुझे पता है तुम्हें इस नाश्वर गद्दी से कोई खास लगाव नहीं होगा, लेकिन पिता होने के नाते इस गद्दी के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। उसने सीधा सम्राट के सिंहासन की तरफ इशारा किया। जिस दिन तुम्हें से चाहोगे, बस एक शब्द कहना, ये गद्दी मैं तुरंत तुम्हें दे दूंगा। ज़ाओ फैंग मुस्कुराया और सर हिला दिया, फिर बोला, पिता, अपना शरीर पूरी तरह रिलैक्स कीजिए। मैं आपको एक कल्टीवेशन टेक्निक देने जा रहा हूं ताकि आप मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर कदम रख सके। अच्छा, यिंगज़ेंग ने बिना हिचकिचाए सर हिला दिया। शिया डोंगर से वो पहले ही मार्शल आर्ट्स की शक्ति के बारे में सुन चुका था। उसके दिल में भी एक उत्सुकता थी। ज़ाओ फैंग ने अपनी डिवाइन सेंस को फैलाया और 9 सन्स रेडियंस टेक्निक के पहले 3 स्टार यिंगज़ेंग के मन में ट्रांसमिट कर दिए। ये 3 स्टार सीधा ग्रैंड मास्टर रेल्म के पीक तक पहुंचने के लिए काफ़ी थे। मैं आपके शरीर में एक ट्रू एसेंस का धागा भेज रहा हूं। इससे टेक्निक को सर्कुलेट कीजिए और इनर एनर्जी कंडेंस करके मार्शल पाथ पर कदम रखिए। बात के साथ ही ज़ाओ फैंग ने अपनी ट्रू एसेंस का एक स्ट्रैंड यिंगज़ेंग के शरीर में भेज दिया, उसे रास्ता दिखाते हुए। कुछ देर बाद यिंगज़ेंग ने आंखें खोली और मुस्कुराया। पोस्ट नेटल तीसरा स्टेज। मार्शल आर्ट्स को पहला स्टार पोस्ट नेटल रेल्म होता है, ज़ाओ फैंग समझाता गया। इस स्टेज पर इनर एनर्जी के सहारे ताकत 10,000 कैटीज तक पहुंच सकती है। टेक्निक जितनी ऊंची होगी, पोस्ट नेटल रेल्म में उतनी ही ज्यादा इनर एनर्जी और फिजिकल स्ट्रेंथ मिलेगी। माँ ऑलरेडी इनेट रेल्म तक पहुंच चुकी हैं। अगर आपको कोई सवाल हो, उनसे पूछ सकते हैं। ज़ाओ फैंग मुस्कुराया। मार्शल आर्ट्स का रास्ता, अमरता का रास्ता। इतिहास के अनेक सम्राटों ने इसे पाने की कोशिश की, पर सब नाकाम रहे। लेकिन मैं, यिंगज़ेंग, आज इस रास्ते पर चल पड़ा हूं। यिंगज़ेंग जोर से हंसा, उसकी आवाज में उत्साह भरा हुआ था। कुछ समय बाद मैं आपको स्पिरिट स्टोन्स और पिल्स भी दूंगा ताकि कल्टीवेशन तेज हो सके, ज़ाओ फैंग बोला। अगर मेरा बेटा दे रहा है तो मैं मना क्यों करूंगा? यिंगज़ेंग बिना झिझक के बोला। इसी वक्त, योर मैजेस्टी, महारानी पूछ रही हैं कि आप भोजन के लिए कब पधारेंगे? ज़ाओ गाओ ने आकर अदब से कहा। आफांग, यिंगज़ेंग मुस्कुराया। जी, ज़ाओ फैंग ने सर हिला दिया। ठीक। इंपीरियल एम्प्रेस का महल। आफांग, महल में प्रवेश करते ही यिंगज़ेंग ने प्यार से पुकारा। माँ, ज़ाओ फैंग ने भी मुस्कुराते हुए सलाम किया। पिता, भाई, ज़ाओ इंग भी वही मौजूद थीं। पिता, पति, वांग यैन ने भी विनम्रता से अभिवादन किया।
कभी एक आम कुलीन महिला रही वांग यान अभी भी इस सच को पूरी तरह अपना नहीं पा रही थी कि उनके ससुर फर्स्ट एम्परर हैं और उनका पति क्राउन प्रिंस ऑफ चिन। पारिवारिक भोज। इस तरह का भोज आमतौर पर सिर्फ परिवार के लिए होता था, लेकिन आज कुछ अलग था। वांग यान और उसके 3 बच्चों के अलावा ज़ाओफैंग की बाकी पत्नियां या बच्चे मौजूद नहीं थे। इस युग में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइफ्स का अंतर बहुत सख्त था। हजारों सालों से मुख्य पत्नी का दर्जा सबसे ऊपर माना जाता था। तुम मुझे दादा क्यों नहीं बुला रहे? ज़ाओ इंग के पीछे खड़े 3 नन्हे बच्चों को देखकर यिंगज़ैंग उसा। दादा? तीनों बच्चों ने एक साथ आवाज लगाई। अच्छा, आज हमारा परिवार एक साथ भोजन करेगा। यिंगज़ैंग खुलकर हंसा और मुख्य आसन पर बैठ गया। योर मैजेस्टी, क्या मैं भोजन परोस दूं? ज़ाओ गाओ ने पूछा। शिया डोंगर जवाब देने ही वाली थी कि योर मैजेस्टी, हरिम की महिलाएं और राजकुमार राजकुमारी दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक सेवक ने झुककर सूचित किया। जिंग जी के? शिया डोंगर ने हैरानी से यिंगज़ैंग की तरफ देखा। अब तुम महारानी हो, हरिम की महिलाएं और उनके बच्चे आकर प्रणाम करेंगे, ये स्वाभाविक है। चिंता मत करो, शांत मन से उन्हें स्वीकार करो। यिंगज़ैंग ने शिया डोंगर के हाथ पर थपकी दी। पहले हरिम में साजिशों का बोलबाला था, पर यिंगज़ैंग ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए वो महिलाएं सिर्फ राजवंश को आगे बढ़ाने का माध्यम थीं। अब जब शिया डोंगर वापस आ चुकी थीं, उसकी परवाह और भी कम हो गई। अगर किसी ने भी उसके खिलाफ चाल चलने की कोशिश की, तो वो खुद अपनी कब्र खोद रहा होगा। ये बिल्कुल उसी तरह होता जैसे मिंग युग में कोई होंगवू एम्परर की कॉन्क्यूबाइन बनकर एम्प्रेस माँ से टक्कर लेने की कोशिश करे। सीधा मौत का निमंत्रण। उन्हें बुलाओ, यिंगज़ैंग ने हुक्म दिया। फर्स्ट एम्परर का आदेश, सभी शाही महिलाएं और राजकुमार राजकुमारी दरबार में उपस्थित हों। ज़ाओ गाओ की बुलंद आवाज गूंजी। हुक्म मिलते ही कई शाही महिलाएं शिष्टाचार के साथ अंदर आईं, उनके पीछे उनके बच्चे थे। लेकिन एक व्यक्ति अकेला था, फूसू। मीकी के देशद्रोह के बाद मी कुल ने खुद को महल तक सीमित कर लिया था। फूसू को अपनी मां से कभी मिलने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वो अकेला ही दरबार में आया। योर मैजेस्टी, हम महारानी को प्रणाम करते हैं। सभी पत्नियों ने यिंगज़ैंग और शिया डोंगर को झुककर सलाम किया। पांग। पंग। यिंगज़ैंग ने नरमी भरी मुस्कान के साथ शिया डोंगर की तरफ देखा। सब लोग उठ जाइए। शिया डोंगर ने भी एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। धन्यवाद महारानी। सभी कॉन्क्यूबाइन सीधी हो गईं। उनके चेहरों पर पूरी विनम्रता थी। चाहे उनका बैकग्राउंड कितना ही शक्तिशाली नोबल परिवार का क्यों ना हो, कोई भी शिया डोंगर के प्रति जरा सी भी बदतमीजी दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिरकार वो महारानी थीं, जबकि बाकी सब सिर्फ कॉन्क्यूबाइन्स। पत्नी और रखेल के बीच का अंतर इस युग में आसमान जमीन जैसा था। प्रणाम पिता, प्रणाम माँ। सभी राजकुमार और राजकुमारियों ने यिंगज़ैंग और शिया डोंगर को झुककर सलाम किया। भले ही शिया डोंगर उनकी जन्मदाता मां ना हो, लेकिन महारानी होने के नाते नाम और मर्यादा के रूप में वही उनकी मां थीं। यही मुख्य पत्नी का दर्जा होता है। सब उठ जाओ, शिया डोंगर ने दया भरी आवाज में कहा और सभी शाही बच्चों पर नजर डाली। उनकी संख्या 20 से भी ज्यादा थी। इनमें से ज़ाओफंग सिर्फ फूसू और हुहाई से पहले मिल चुका था, बाकी सब उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे। सबसे छोटा बच्चा तो उसके बड़े बेटे ज़ाओची से भी 1-2 साल छोटा लग रहा था। इतने सारे वंशज, इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि खुद उनके पिता यिंगज़ैंग भी सबको ठीक से पहचान न पाते हों। शाही परिवारों में अक्सर पारिवारिक लगाव कम होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वारिस बहुत ज़्यादा होते हैं। फूसू। शिया डोंगर ने फूसू की तरफ देखा। मैंने सुना है तुम जल्द ही उत्तरी सीमा की तरफ जाने वाले हो? जी माँ, फूसू ने तुरंत जवाब दिया। कुछ ही दिनों में प्रस्थान करूंगा। तुम अपनी माँ से अभी तक मिले नहीं हो, है ना? शिया डोंगर ने चिंता भरे स्वर में पूछा। ये सुनते ही फूसू का चेहरा उदास हो गया। मेरे नाना ने गंभीर अपराध किया था, इसलिए मेरी माँ को महल में बंद रखा गया है, उसने भारी मन से कहा।
इसके बावजूद उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। उसके नाना का जुर्म सच में गंभीर था। अगर चिन का कानून पूरी सख्ती से लागू होता तो पूरा मीकुल नष्ट हो सकता था। उसकी माँ का खुद को अलग रखना असल में अपने परिवार को बचाने का तरीका था, वरना चिन कानून के तहत मीकुल के लिए सबसे अच्छा अंजाम भी गुलामी होता। ज़ेंग, शियाडोंगर ने धीरे से यिंगज़ेंग को पुकारा। क्या बात है? यिंगज़ेंग मुस्कुरा रहा। वो पहले ही समझ चुका था कि वो क्या कहना चाहती है। मीची मर चुका है और उसका देशद्रोह का मामला निपट चुका है। तुम और मैं कई सालों तक अलग रहे। मैं अपने पिता से भी बहुत अरसे तक दूर रही। मैं जानती हूँ अपनों से न मिल पाने का दर्द क्या होता है। अब जब साम्राज्य शांत हो चुका है और मैं नई नई महारानी बनी हूँ, अंतःपुर की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ, मैं फूसू के लिए विनती करती हूँ, मीकुल पर दया दिखाई जाए और माँ बेटा को फिर से मिलने दिया जाए। शियाडोंगर ने बहुत ही कोमल और शांत स्वर में कहा। ये सुनकर फूसू की आंखों में उम्मीद की एक चमक उभर आई। तुमने मांगा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? उसका स्वर बिल्कुल भी कठोर नहीं था, सिर्फ उसकी बात मान लेने वाला। जाओ गाओ, यिंगज़ेंग ने आवाज़ दी। दास हाजिर है। जाओ गाओ तुरंत आगे आया। मैं आदेश देता हूँ, मीकुल पर लगाई गई पाबंदी तुरंत हटाई जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। यिंगज़ेंग का हुक्म स्पष्ट और दृढ़ था। दास आदेश का पालन करेगा। जाओ गाओ झुककर पीछे हट गया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद माँ। फूसू ने घुटनों के बल बैठकर गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। बहुत ही चातुर कदम। ये औरत कोई आम इंसान नहीं है। सिर्फ कुछ शब्दों में उसने फूसू की पूरी वफादारी जीत ली। हू की कॉन्सॉर्ट ने ये सब देखते हुए मन ही मन एक ठंडी सी मुस्कान हंसाई। ये दया सिर्फ तुम्हारी माँ के कारण दी जा रही है, यिंगज़ेंग ने ठंडे स्वर में कहा, वरना मेरे पास तुम्हारी माँ को छोड़ने का कोई कारण नहीं होता। धन्यवाद माँ। फूसू ने फिर से शियाडोंगर को झुककर प्रणाम किया। इसी वक्त पिता, जाओफंग अचानक बोला, 10 दिन बाद तो हम पूर्वज मंदिर जाकर मंच पहचान का अनुष्ठान करने वाले हैं, है ना? मैं पहले योंगचेंग जाना चाहता हूँ और ग्रैंड एम्प्रेस डाउजर हुआयांग को साथ लाना चाहता हूँ। योंगचेंग ज्यादा दूर तो नहीं, लेकिन आने जाने में ही 4-5 दिन लग जाएंगे। उसके बाद अगर ग्रैंड एम्प्रेस डाउजर को भी लाना हो तो 10 दिन कम पड़ जाएंगे। तो फिर जाओभंग मुस्कुराया, आधा महीना पोस्टपोन कर देते हैं। मैं तुम्हारे साथ इंपीरियल गार्ड्स भेज देता हूँ। जरूरत नहीं, जाओभंग ने तुरंत मना कर दिया। मेरे गार्ड्स सब फौज के एलीट सैनिक हैं। मैं ज्यादा लोग नहीं ले जाऊंगा, 500 काफी होंगे। ग्रैंड एम्प्रेस डाउजर को लाने के बाद मैं योंगचेंग के गैरिसन से और सैनिक ले लूंगा। उसका स्वर बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये सुनकर यिंगज़ेंग के चेहरे पर हल्की सी समझ उभर आई। वो जाओफंग की असल मंशा समझ गया था। अच्छा, फिर ऐसा ही करो। अब साम्राज्य शांत है। सिंगयांग और योंगचेंग के बीच के रास्ते पर कोई डकैत या उपद्रव नहीं है। 500 सैनिक तुम्हारी रक्षा के लिए काफी होंगे। यिंगज़ेंग ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। धन्यवाद पिता। झाओ फेंग ने आगे बढ़कर शिष्टाचार से झुककर प्रणाम किया। इसी दौरान दरबार के एक कोने में हू की कॉन्सॉर्ट और हू हाई ने चुपके से एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर खुशी की चमक उभर आई। जैसे ही सारी कॉन्क्यूबाइंस वहां से निकल गईं, तो ये है तुम्हारा सांप को बिल से बाहर निकालने का तरीका। यिंगज़ेंग ने हंसकर झाओ फेंग की तरफ देखा। दुश्मन अंधेरे में छुपा हुआ है, तो हमें उसे मौका देना होगा। अगर मैं सियानयांग में ही बैठा रहूं, हमेशा अपनी निजी रक्षा के बीच, तो उन्हें कभी भी हाथ डालने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए झाओ फेंग मुस्कुराया, मैं खुद उनके लिए मौका बना रहा हूं। ये योजना थोड़ी ज्यादा ही सीधी नहीं है? यिंगज़ेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है वो सच में इस जाल में फंसेंगे? ये एक खुला हुआ चाल है, झाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा। उनके पास सिर्फ एक मौका है, या तो वार करें या फिर हमेशा के लिए दब कर रह जाएं। सिर्फ सियानयांग के षड्यंत्रकारी ही नहीं, 6 किंगडम्स के बचे खुचे अवशेष भी चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। अगर वो इस मौके को नहीं पकड़ते तो फिर उन्हें दोबारा कोई अवसर नहीं मिलेगा। फिर झाओ फेंग की आंखों में ठंडक सी चमकी। और हाँ पिता, दरबार की नई राष्ट्रीय नीतियों का घोषणा भी जल्द से जल्द पूरे देश में करवा दीजिए।
आग में थोड़ा और घी डाल देते हैं। झाओ फेंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। वो खुद को चारा बना रहा था ताकि अंधेरे में छुपे हुए सारे दुश्मन बाहर आ जाएं। उनके पास वार करने के दो बड़े कारण थे। पहला, झाओ फेंग अब किन का क्राउन प्रिंस बन चुका था। फूसो ने शायद पीछे हटना सीख लिया हो, लेकिन हु हाई कभी भी अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ने वाला नहीं था। और हुआई झुआंग जैसे लोग भी अपने सपने आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं थे। जब इतने सारे लोगों के फायदे एक ही दिशा में जुड़ गए हों, तो झाओ फेंग के लिए बेहतर था कि वो सबको एक ही बार में खत्म करे। दूसरा, 6 किंगडम्स के अवशेष। झाओ फेंग की नई नीतियां, संस्कृति और लिपि का एकीकरण और पूरे साम्राज्य से तांबे और लोहे का संग्रह, ये सीधा सीधा उनकी नस पर वार था। अगर ये नीतियां पूरी तरह लागू हो गईं तो वो सच में अंधेरे में छुपे चूहों की तरह बन जाएंगे, कभी भी सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए झाओ फेंग जानबूझकर खुद को निशाना बना रहा था। अगर वो इस मौके पर हमला नहीं करते तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। चारा डाल दिया गया था, अब बस इंतजार बाकी था। महारानी के महल के अंदर शाही परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर रहा था। महफिल भरी हुई थी, भोजन शानदार था। इसी वक्त सियान्यांग नगर के बाहर कई तेज घोड़े शहर से बाहर निकले। उनके हाथों में इंपीरियल झंडे थे। ये सवारियां लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के निवास से रवाना हुई थी। एक शाही फरमान पूरे देश में घोषित होने वाला था। जैसे ही ये घोड़े शहर से दूर गए, वैसे ही कुछ अधिकारी शहर के सैनिकों के साथ सियान्यांग के सबसे भीड़-भाड़ वाले बाजार की तरफ बढ़ने लगे। ये क्या हो रहा है? इतने सारे घोड़े फरमान ले जा रहे हैं। अरे देखो, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अधिकारी आ रहे हैं। लगता है कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। चलो चलो, देखने चलते हैं। ये जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, साथ में चलते हैं। और ऐसे धीरे धीरे जनता का पूरा झुंड उनके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में सब लोग बाजार के उस ऊंचे मंच के पास इकट्ठा हो गए। वही मंच जहां हमेशा महत्वपूर्ण शाही फरमान घोषित किए जाते थे। सियान्यांग सबसे पहले सुनने वाला था। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का एक अधिकारी मंच पर चढ़ा। चारों तरफ से शहरी सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। मैं काइट सी हूँ, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का इंपीरियल सेंसर। मैं सम्राट का आदेश लेकर आया हूँ। अब मैं शाही फरमान घोषित करता हूँ। ये फरमान सिर्फ ग्रेट किन ही नहीं, बल्कि उसके हर एक नागरिक के भविष्य से जुड़ा है। आज प्रथम सम्राट स्वयं दरबार में विराजमान है और क्राउन प्रिंस राज्य के कार्यों का निर्देशन कर रहे हैं। साम्राज्य के हित के लिए क्राउन प्रिंस ने 4 राष्ट्रीय नीतियां तैयार की हैं, ताकि ग्रेट किन और पूरी हावाक्षिया सभ्यता हमेशा के लिए एकजुट और अटल बनी रहे। पहली नीति, सड़कों और गाड़ियों का एकीकरण। पूरे साम्राज्य में सड़कों और परिवहन प्रणाली को एक जैसे नियमों के तहत लाया जाएगा, ताकि व्यापार और आवागमन बिना रुकावट के हो सके। दूसरी नीति, लिपि का एकीकरण। शांग और जू युग से लेकर आज तक अलग अलग राज्यों और जनजातियों ने अपनी अपनी लिपियां विकसित की हैं। भले ही उनका मूल एक ही हो, लेकिन वे बहुत ज्यादा बिखर चुकी हैं। अगर किन को सच में एकजुट करना है तो एक समान लिपि को लागू करना होगा। सिर्फ तभी शाही आदेश सही तरीके से लागू होंगे और तभी ग्रेट किन अनंत समृद्धि पा सकेगा। तीसरा, एकीकरण, नीति और रिवाजों का एकीकरण। हुआक्शिया के विभिन्न राज्यों और कुलों में भले ही अलग अलग परंपराएं रही हों, लेकिन सब एक ही पूर्वज वंश से निकले हैं। साम्राज्य की एकता को मजबूत करने के लिए सभी रिवाजों और नीतिक नियमों को एक ही हुआक्शिया सांस्कृतिक ढांचे के तहत लाया जाएगा, ताकि कोई फिर से भेद या विभाजन ना हो और चिन की अखंडता सदा बनी रहे। चौथा एकीकरण, माप तौल का एकीकरण। साम्राज्य के हर राज्य में अनाज, लंबाई और आयतन नापने के अलग अलग माप इस्तेमाल होते हैं। व्यापार और प्रशासन को सरल और न्यायिक बनाने के लिए पूरे साम्राज्य में एक ही तरह के माप तौल लागू किए जाएंगे। ये सब राष्ट्रीय नीतियां क्राउन प्रिंस द्वारा प्रस्तावित की गई हैं। फर्स्ट एम्परर ने इन सभी नीतियों को अनुमति दे दी है। ये चारों राष्ट्रीय नीतियां चिन के 9 मिनिस्टर्स और 4 हाई ऑफिशियल्स की निगरानी में लागू की जाएंगी। इन नीतियों के साथ साम्राज्य और अधिक मजबूत होगा और महान चिन युग युगों तक फलता फूलता रहेगा।
हाथ में शाही फरमान पकड़कर कायसी ने गरजती हुई आवाज में ईडिक्ट पढ़कर सुनाया। इस युग में ज्यादातर लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए जब भी कोई शाही फरमान जारी होता था तो अधिकारी उसे सबके सामने जोर से पढ़ते थे ताकि आम जनता भी समझ सके। हर सार्वजनिक घोषणा साम्राज्य के भविष्य को बदलने वाली होती थी। जैसे जैसे कायसी की आवाज बाजार में गूंज रही थी, कुछ लोग तुरंत इसका अर्थ समझ गए, जबकि कई लोग अभी भी उलझन में थे। सड़कों, लिपि, नीति और मापतौल का एकीकरण। क्राउन प्रिंस सच में महान है। ये नीतियां सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि शासन और व्यवस्था से पूरे साम्राज्य को मजबूत कर देंगी। अगर ये नीतियां लागू हो गई तो 10 साल के अंदर पूरे साम्राज्य के लोग अपने पुराने राज्यों को भूलकर सिर्फ चिन के नागरिक बन जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्राउन प्रिंस, जो कभी हारा ना हो ऐसा सेनापति है, इतना बड़ा शासक भी निकलेगा। ये चारों नीतियां चिन के भविष्य के लिए बुनियादी आधार हैं। क्राउन प्रिंस अद्भुत है, मैं पूरी तरह से विश्वास कर चुका हूँ। बिल्कुल, फर्स्ट एम्पलर ने तलवार के बल पर दुनिया जीती और अब क्राउन प्रिंस उस जीत को सदियों तक टिकाने का रास्ता दिखा रहे हैं। महान चिन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। बिल्कुल सही, फर्स्ट एम्परर और क्राउन प्रिंस दोनों के होते हुए चिन कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। पर भीड़ में कुछ आवाजें ऐसी भी थीं। तुम सब बहुत प्रभावित लग रहे हो, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सड़कों और लिखावट का एकीकरण मतलब क्या? एक पढ़े लिखे नागरिक ने मुस्कुराकर समझाया। सड़कों का एकीकरण मतलब है कि पूरे चिन में सड़कें एक ही डिजाइन की होंगी, जिससे सफर और व्यापार दोनों आसान हो जाएंगे। लिपि का एकीकरण मतलब सभी पुराने राज्यों की अलग अलग लिखावटें खत्म कर दी जाएंगी और एक ही चिन लिपि लागू होगी। नीति का एकीकरण मतलब सब लोग एक ही हुआक्शा पहचान के तहत आएंगे। और माप तौल का एकीकरण मतलब सब जगह वजन, नाप और तौल एक जैसे होंगे। अब समझे? अब तो बिल्कुल साफ हो गया। ये नीतियां लाजवाब है। अगर ये सफल हो गई तो चिन कभी टूट नहीं पाएगा। हाँ, इसीलिए तो हम इतने हैरान हैं। चिन पर सच में स्वर्ग की कृपा है। भीड़ में चर्चा तेज होती जा रही थी। जो लोग समझदार थे उन्हें स्पष्ट दिख रहा था कि ये 4 नीतियां साम्राज्य को किस तरह से बदल देने वाली हैं। जाओ फेंग का नाम और प्रभाव और भी बढ़ता जा रहा था। चिन के लोगों के लिए भविष्य का एम्परर चिन टू सिर्फ एक महान योद्धा नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शासक के रूप में उभर रहा था। इन राष्ट्रीय नीतियों के साथ जाओ फेंग की प्रतिष्ठा आसमान छूने वाली थी। क्राउन प्रिंस का प्रभाव कल्पना से परे होगा। चिन एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। मंच पर खड़े कायसी भी भीड़ का जोश देखकर उत्साहित हो गए। फिर उन्होंने दोबारा घोषणा की। 4 राष्ट्रीय नीतियों के अलावा क्राउन प्रिंस ने 2 और आदेश जारी किए हैं जिन्हें फर्स्ट एम्परर ने मंजूरी दे दी है। पहला, लिपि के एकीकरण के लिए साम्राज्य भर की सभी किताबों को राजधानी में संग्रहित किया जाएगा। नई लिपि तैयार होने के बाद सभी शासनिक और आधिकारिक ग्रंथों को दोबारा लिखकर पूरे साम्राज्य में वितरित किया जाएगा। दूसरा, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए देश भर का सारा तांबा और लोहा जमा किया जाएगा और आम नागरिकों को हथियार रखने की सख्त मनाही होगी। उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। बाजार में सन्नाटा छा गया। सभी समझ गए ये सिर्फ नीतियां नहीं थी, ये चिन के भविष्य की नींव थी। चैप्टर 304 लियू जी को मारो, सर्वोच्च खजाना हासिल करो। जाओ फेंग हैरान, एक ऐसा खजाना जो महान किन की किस्मत बदल दे। किन की राजधानी शेनयांग से जारी हुआ फर्स्ट एम्परर का फरमान और क्राउन प्रिंस की राष्ट्रीय नीतियां बिजली की तरह पूरे साम्राज्य में फैल गईं, हर कमांडरी, हर शहर तक। ये 4 राष्ट्रीय नीतियां पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थीं। कोई भी बेपरवाह नहीं रह सका। महान किन के आम लोगों के लिए इन नीतियों का मतलब था और ज्यादा स्थिरता और ज्यादा सुरक्षा। लेकिन अंधेरों में छिपे हुए 6 किंगडम्स के बचे खुचे लोगों के लिए, खासकर जब तांबे और लोहे के सभी हथियार जब्त करने का आदेश सामने आया, ये एक विनाशकारी आघात था। हान क्षेत्र, एक गुप्त स्थान पर, कपड़े के एक बड़े टुकड़े के इर्द गिर्द दर्जन भर लोग बैठे थे।
हर चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ झलक रहा था। जाओ फेंग, ये आदमी सच में निर्मम है। वो हमारे राज्यों की लिपि मिटा रहा है, हमारी संस्कृति की जड़ काट रहा है। सारा तांबा और लोहा इकट्ठा करके वो हमारे हथियारों का रास्ता बंद कर रहा है। वो हमें डेड एंड में धकेल रहा है। शांग लैंग ने दांत पीस कर कहा। उसकी आवाज़ नफरत और क्रोध से भरी हुई थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में वही भावना थी। ज़ीफैंग, अब हमें क्या करना चाहिए? सभी नज़रें उनके रणनीति विशेषज्ञ जैंग लियांग पर टिक गईं। ज़ाओफेंग का ये कदम, ये एक ओपन स्ट्रैटेजी है जिसे रोका नहीं जा सकता। जैसे ही ये नीतियां लागू होती हैं, हमारे पुराने राज्यों की नींव ही मिट जाएगी। जैंग लियांग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तो क्या हम बस चुपचाप देखते रहें? अगर किन सफल हो गया तो हम अपने राज्यों को कैसे पुनर्स्थापित करेंगे? बदला कैसे लेंगे? लोग गुस्से से भर उठे थे। सच तो ये था कि राज्य पुनर्स्थापना और बदला कई लोगों के लिए सिर्फ बहाना था। उनकी असली इच्छा थी खोया हुआ अधिकार और शक्ति वापस पाना। अगर ये चारों नीतियां लागू हो गईं तो पूरा किन राज्य सक्रिय हो जाएगा और वो हम पर पहले से ज़्यादा नज़र रखेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि जल्द ही किन पूरी तरह से कमांडरी काउंटी सिस्टम लागू करेगा। खबर आ चुकी है कि फर्स्ट एम्परर ने फ्यूडल सिस्टम पर चर्चा तक पर पाबंदी लगा दी है। जो भी इसका जिक्र करेगा उसे मौत दी जाएगी। ये साफ संकेत है कि फर्स्ट एम्परर सारी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित करना चाहता है। जिस दिन हमारी पुरानी ज़मीनों को किन के प्रशासनिक क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा, उस दिन हमारी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। जैंग लियांग का चेहरा चिंता से घिरा हुआ था। ज़ीफैंग, इस स्थिति में तुम क्या सुझाव देते हो? शैंग लैंग ने सीधा पूछा। मेरे भाइयों, मुझे अभी-अभी नई गुप्त सूचना मिली है। जैंग लियांग ने अपनी आस्तीन से एक सील्ड लेटर निकाला। ये खबर किन के अंदर से आई है। आधे महीने बाद ज़ाओफेंग किन के इंपीरियल श्राइन में पूर्वजों की विधि करेगा, जिससे वो आधिकारिक रूप से राजवंश में शामिल हो जाएगा और जीनियोलॉजी में दर्ज होगा। साथ ही किन की एक वृद्ध मातृका ग्रैंड एम्प्रेस डाओजा हुआयांग, जो योंगसेन में रहती हैं, उन्हें ज़ाओफेंग खुद लेने जाएगा और शेनयांग वापस लाएगा। ज़ीफैंग, तुम कहना चाहते हो रास्ते में घात लगाकर? शैंग लैंग की आंखें चमक उठी। ज़ाओफेंग को मार दें? ये जानकारी अभी सबको पता नहीं है। डिपार्चर डेट भी पक्की नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ज़ाओफेंग ज़्यादा सैनिक साथ नहीं ले जाएगा। तो मतलब किन के ऊपर के स्तर से ही किसी ने ये खबर लीक की है? शैंग लैंग ने गंभीर स्वर में कहा। किन में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो ज़ाओफेंग को जिंदा देखना चाहते हैं, सिर्फ हम ही नहीं। जैंग लियांग ने ठंडी हंसी हंसी। ये सुनकर शैंग लैंग गहरी सोच में डूब गया। ज़ाओफेंग अभी-अभी क्राउन प्रिंस बना है और इतनी जल्दी शेनयांग छोड़ रहा है? क्या ये एक जाल है? क्या वो जानबूझकर हमें बाहर निकालना चाह रहा है? जैंग लियांग ने कसक भरी मुस्कान से कहा। जनरल शैंग, अब हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। पहला, हम चुपचाप देखते रहें ज़ाओफेंग को सुरक्षित योंगसेन जाते और ग्रैंड एम्प्रेस डाओजा को लाते हुए। दूसरा, हम उस पर हमला करें। अगर हम सफल हो गए तो किन में अफरा तफरी मच जाएगी और हमें भविष्य के लिए थोड़ी सी उम्मीद मिलेगी। ये फैसला सिर्फ हमारा नहीं है। शेनयांग के अंदर भी काफ़ी लोग हैं जो ज़ाओफेंग को जिंदा नहीं देखना चाहते। अंत में फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इस मौके को पकड़ोगे या इसे हाथ से निकलने दोगे? जैंग लियांग ने जानबूझकर फैसला अपने हाथ में नहीं लिया। ज़ाओफेंग का शेनयांग छोड़ना बहुत ही जानबूझकर किया गया कदम लग रहा था, जैसे वो खुद को बेट बनाकर कठोर सुरक्षा वाली राजधानी छोड़कर दुश्मनों को बाहर निकालना चाह रहा हो। ये चाल जैंग लियांग समझ रहा था, शेनयांग के कॉन्स्पिरेटर्स भी समझ रहे थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर आज हाथ नहीं उठाया तो कल ज़ाओफेंग उनकी तरफ देखेगा और तब उनके पास विरोध का कोई मौका नहीं बचेगा। यही होती है ओपन स्ट्रैटेजी की खूबी। मौका सामने था, चुनाव उनके हाथ में था। अगर ज़ाओफेंग को मारना था तो खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। लंबी खामोशी के बाद शैंग लैंग ने निर्णय लिया, मैं चू से 400 एलीट योद्धा भेजूंगा। इस हालत में वे के एक नोबल ने कहा, मैं वे से 500 भेजूंगा। ज़ाओ से 300,
यान से 200। अंधेरों में एक तूफान तैयार हो रहा था और उस तूफान का केंद्र था एक ही नाम, ज़ाओ फेंग। चारों तरफ गहरी चर्चा के बाद 6 किंगडम्स के बचे खुचे लोगों ने आखिरकार अपना फैसला पक्का कर लिया। भले ही उन्हें पता था कि ये एक जाल हो सकता है, भले ही उन्हें ये भी समझ आ रहा था कि ज़ाओ फेंग जानबूझकर खुद को बेट बना रहा है, फिर भी उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर इस मौके को छोड़ दिया तो आगे कभी भी उन्हें दोबारा हाथ उठाने का मौका नहीं मिलने वाला था। सियानयांग नगर, वीजुआंग के निवास के अंदर। प्रिंस ने पूरी तरह हाथ खड़े कर दिए हैं, वीजुआंग ने धीमी आवाज में कहा। उसके स्वर में गहरी निराशा थी। कल सुबह वो यानमन के लिए निकल जाएगा। कमरे में मौजूद सब लोग चुप हो गए। ज़ाओ फेंग ने पहले मिनिस्टर वांग के साथ क्या सुलूक किया था, ये हम सब जानते हैं। सालों से हम उसके खिलाफ खड़े रहे हैं। आज वो क्राउन प्रिंस बन चुका है। उसकी चालबाजी और सेना पर पकड़ के साथ क्या तुम्हें लगता है वो हमें छोड़ देगा? कमरे का माहौल और भारी हो गया। प्राइम मिनिस्टर वी, क्या हमें वाकई इतना दूर जाना ज़रूरी है? अगर हम नाकाम रहे तो पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। क्राउन प्रिंस को हमें ख़त्म करने का पूरा बहाना मिल जाएगा। हाँ, दूसरे ने भी कहा, ज़ाओ फेंग के तरीके फर्स्ट एम्परर जैसे ही निर्मम है। अगर हमने कदम उठाया तो अंजाम सिर्फ विनाश होगा। इस मामले में माफ़ कीजिए, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। कुछ लोग चुप रहे, लेकिन कुछ ने खुलेआम विरोध कर दिया। आखिर क्राउन प्रिंस की हत्या, ये सीधा राजद्रोह था। इसकी सज़ा होती थी पूरे खानदान का सफाया। वीजुआंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मित्रों, सालों से हम ज़ाओ फेंग के विरुद्ध काम करते आ रहे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है वो जांच नहीं करेगा? जिस दिन उसकी नज़र हम पर पड़ी, उस दिन तुम सोचो हमारा क्या होगा? उसकी आवाज़ में एक ठंडी धमकी थी। ये सुनते ही सबके चेहरे फीके पड़ गए। कमरा एक बार फिर खामोशी में डूब गया। ज़ाओ निवास। क्राउन प्रिंस का पद मिलने के बाद भी ज़ाओ फेंग अभी भी अपने पुराने महल में ही रहता था। अंदर और बाहर व्यक्तिगत रक्षक सख्त पहरा दे रहे थे। 5000 एलीट सैनिक अब ऑफिशियली क्राउन प्रिंस की अपनी सेना बन चुके थे। उनकी पहचान और हैसियत पूरी तरह बदल चुकी थी। गुप्त भूमिगत कक्ष। अंधेरे में एक कमज़ोर आवाज़ गूंज रही थी, तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों पकड़ के रखा है? मैं तो सिर्फ एक आम आदमी हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कैद खाने के अंदर लियू जी का चेहरा डर और घबराहट से भरा हुआ था। मास्टर, इंगबू ने कहा, कैद खाने की ओर इशारा करते हुए। ये आदमी 1 महीने से यहीं बंद है। आपके लौटने का इंतज़ार हो रहा था ताकि उसकी किस्मत का फैसला हो सके। ज़ाओ फेंग आगे बढ़ा और सलाखों के बीच से देखा। तो यही है इतिहास का फाउंडिंग एम्परर लियो बा। ज़ाओ फेंग ने धीरे से कहा, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ एक सड़क छाप बदमाश से ज़्यादा कुछ नहीं है। और जब मैं यहाँ हूँ तो सेकंड किन डायनेस्टी नाम की कोई चीज़ होने वाली नहीं है। इसे अभी मिटा देना भविष्य के सब झंझट खत्म कर देगा। ज़ाओ फेंग की नज़रों में कोई दया नहीं थी। इतिहास में लियू जी को अक्सर भाग्य का लड़ा माना जाता था। शांग्यू जैसे लोग उसका पीछा करते रहे, फिर भी वो हर बार बच निकल आता था। यहाँ तक कि अपने बेटे को भी गाड़ी से धक्का दे दिया था, सिर्फ खुद को बचाने के लिए। अगर इसे अभी खत्म कर दिया जाए तो एक भविष्य का तूफान ही मिट जाएगा। जब तुमने इसे पकड़ा था, ज़ाओ फेंग ने पूछा, क्या कुछ अजीब हुआ था? मास्टर, इंगबू थोड़ा सोचकर बोला, हाँ, काफ़ी अजीब बातें हुई थी। बताओ, ज़ाओ फेंग ने कहा। उस वक्त मैं 5 एलीट शैडो गार्ड्स के साथ गया था। ऑपरेशन बिल्कुल गुप्त था, किसी को खबर होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन जैसे ही हमने कदम बढ़ाया, अचानक कांस्टेबल्स का एक झुंड आ गया। हम टारगेट को लेके निकल गए, लेकिन रास्ते में 6 किंगडम्स के बचे खुजे लोगों का एक दल मिल गया, कई दर्जन। उन्हें ख़त्म करने के बाद अचानक काउंटी सोल्जर्स का एक पेट्रोल आ गया और उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के भयंकर बारिश शुरू हो गई, जिसने रास्ता ही बंद कर दिया। एक के बाद एक अजीब रुकावटें आती रहीं। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। सिर्फ एक आदमी को पकड़ने में इतनी मुश्किलें, ये विश्वास से परे था। इंगबू भी हैरान था।
जैसे उम्मीद थी, जाओ फेंग ने धीरे से कहा, यही होता है चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, विपत्ति को भी अपने पक्ष में मोड़ लेना। अगर मार्शल पावर का पूरा दबाव ना होता तो शायद हम इसे पकड़ भी ना पाते। जाओ फेंग ने धीरे से सिर हिलाया, इसलिए इसे अभी मार देना ही सही है, नहीं तो ये आगे चलकर महान किन के लिए सच में मुसीबत बन सकता है। उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी थीं जब उसने कैदखाने की ओर देखा। फिर मार दो इसे। जाओ फेंग का आदेश छोटा लेकिन कठोर था। जैसे आदेश। इंगबू के पास खड़े 2 शैडो गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने कैदखाने का दरवाज़ा खोल दिया। ये देखकर लियू जी की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकी। मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ, जुआ खेलता हूँ लेकिन कानून नहीं तोड़ा। कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन शैडो गार्ड्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने तलवारें निकाल लीं। जैसे ही तलवारों की चमक दिखी, लियू जी का शरीर कांप उठा। उसका चेहरा शुद्ध आतंक से भर गया। मौत अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। वाई, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने आखिर किसका बुरा किया है? लियू जी चीख उठा, लेकिन शैडो गार्ड्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी तलवारें उठाईं और सीधा लियू जी पर वार कर दिया। जाओ फेंग बिल्कुल चुपचाप सब देख रहा था, और जैसे ही तलवारें लियू जी के शरीर के पास पहुंची, बूम! एक अदृश्य शक्ति अचानक लियू जी के शरीर से फूट पड़ी। 2 शैडो गार्ड्स हवा में उछल गए और जोर से दीवार पर जा लगे। जाओ फेंग की आंखें संकरी हो गई। उनमें पहली बार हैरानी चमकी। दिलचस्प, मैं इसे पकड़ चुका हूं, फिर भी कोई शक्ति इसे बचा रही है। क्या चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को मारना सच में इतना मुश्किल होता है? जाओ फेंग ठंडी हंसी हंसा। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। सेल के अंदर शैडो गार्ड्स भी सन्न रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या था। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर अपनी इनर एनर्जी इकट्ठी करके दोबारा वार किया। लेकिन चाहे वो जितनी शक्ति लगाएं, जैसे ही तलवार लियू जी के करीब आती, अदृश्य बल उसे फिर से धक्का दे देता। मास्टर, इंगबू भी हैरान रह गया। इस आदमी में कोई कल्टीवेशन नहीं है, फिर भी इसके पास इतनी जबरदस्त रक्षा शक्ति कैसे हो सकती है? 2 सिएंटियन लेवल शैडो गार्ड्स एक बिल्कुल निहत्थे आदमी को छू तक नहीं पा रहे थे। तुम ट्राई करो, जाओ फेंग ने आदेश दिया। उसकी नज़र अब लियू जी पर टिक चुकी थी, जैसे उसने कोई बड़ा राज देख लिया हो। जी। इंगबू तुरंत सेल के अंदर घुस गया। हट जाओ, उसने हाथ हिलाकर दोनों शैडो गार्ड्स को पीछे कर दिया। इस दौरान लियू जी पूरी तरह भौंचक्का था। उसने अपनी आंखों से देखा, लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उड़ा रही थी। उसके दिमाग में एक सोच बिजली की तरह चमकी। मुझे कोई इमॉर्टल बचा रहा है, ये लोग मुझे मार ही नहीं सकते। ये सोच आते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने जोर से कहा, तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं लियू जी अमर लोगों द्वारा सुरक्षित हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर अक्लमंद हो तो मुझे अभी छोड़ दो, वरना इमॉर्टल्स तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसकी आवाज़ में धमकी थी। इस युग में देवताओं और आत्माओं पर अंधा विश्वास था, और जो कुछ लियू जी के साथ हो रहा था वो वाकई सामान्य बात नहीं थी। अगर ये सामने कोई डाकू या आम सिपाही होता तो शायद डरकर भाग जाता, लेकिन जाओ फेंग के लिए ये सब बचकाना था। उसकी मौजूदा शक्ति के साथ शायद वो खुद इमॉर्टल से भी भिड़ सकता था। इंगबू ने भी लियू जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी तलवार खींच ली। ग्रैंड मास्टर लेवल इनर एनर्जी उसमें भरकर उसने सीधा वार किया। पुची! लियू जी के शरीर के इर्द गिर्द एक अर्ध पारदर्शी शील्ड उभर आई। इसी पल जाओ फेंग ने अपनी डिवाइन सेंस पूरी तरह खोल दी। उसने देखा लियू जी के ऊपर आसमान में एक विशाल कलश का साया मंडरा रहा था। तो बात ये है, यू प्रांत कलश, ग्रेट यू से चला आ रहा विरासती खजाना। जब किन ने जू को मिटाकर 9 ट्राइडेंट कॉर्डन्स को किन लाया था, तब ये यू प्रांत कलश गायब हो गया था। कौन सोच सकता था ये लियू जी के पास निकलेगा? भाग्य से बंधा हुआ आर्टिफैक्ट और उसके साथ स्वर्ग का आदेश। इसलिए ये इसे हर नुकसान से बचा रहा है। जाओ फेंग की आंखों में गहरी सोच उभर आई। ये सच में भाग्य है या फिर कोई पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा है?
उधर इंगबू का पूरी शक्ति से किया गया वार, जो दर्जनों हत्ता की सैकड़ों को चीर सकता था, उस शील्ड को जरा भी हिला नहीं पाया। मैं देवताओं से सुरक्षित हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। इसी पल जाओफेंग धीरे धीरे सेल के अंदर आया। उसकी नज़र सीधी लियूजी पर थी। उसकी डिवाइन सेंस बिजली की तरह फैल गई। आह, ये क्या हो रहा है? लियूजी का शरीर अचानक हवा में उठ गया। इंगबू तुरंत अपनी तलवार रखकर जाओफेंग के पीछे खड़ा हो गया। तुम्हें मारना मेरे लिए उंगली उठाने जैसा आसान है। जाओफेंग की आवाज़ ठंडी थी। तुम्हें जिंदा पकड़ना सही फैसला था, वरना 9 कॉर्डन्स कभी पूरे ही नहीं होते। जाओफेंग ने उंगली उठाई और आगे बढ़कर वार किया। एक स्वॉट की सीधी लियूजी की तरफ बढ़ी, बिल्कुल पहले की तरह। रक्षा कवच फिर से उभर आया, लेकिन इस बार जाओफेंग का वार जैसे उस यू प्रांत कॉर्डन की सीमा तक पहुंच गया हो, या शायद लियूजी खुद उस शक्ति को नियंत्रित ही नहीं कर सकता था। वो सिर्फ अपने भाग्य के कारण उस कलश से निष्क्रिय रूप से सुरक्षित था। ची! एक तेज कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी, जैसे कुछ टूटने के बिल्कुल करीब हो। तलवार की स्वॉर्ड एनर्जी ने उस अदृश्य कवच को चीर दिया और सीधा लियूजी के दिल को भून दिया। उसका शरीर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल सिस्टम नोटिफिकेशन। फ्यूचर एम्परर ऑफ हान लियूजी को एलिमिनेट कर दिया गया। भाग्य की धारा बदली गई। सभी एट्रीब्यूट्स +200, आयु +200 दिन। टियर 5 ट्रेजर चेस्ट प्राप्त हुई। टियर 5 ट्रेजर चेस्ट? जाओफेंग की आंखें हैरानी से फैल गई। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। लियूजी को मारना बिल्कुल सही फैसला था। एक टियर 5 ट्रेजर चेस्ट के लायक था वो। जाओफेंग अपने डिसीजन से बेहद संतुष्ट था। अगर वो सिशुई काउंटी से गुजरते वक्त लियूजी पर ध्यान ना देता, अगर उसने यिंगबू को उसे पकड़ने का हुक्म ना दिया होता, तो ये खजाना हाथ से निकल जाता। जैसे ही लियूजी मरा, उसकी आत्मा शरीर से निकलकर बाहर आई। जाओफेंग को घूरकर गुस्से से चिल्लाने लगी, लेकिन उसे ये पता नहीं था जाओफेंग उसे देख सकता था। मरने के बाद भी इतनी बकवास? फिर मैं तुम्हें पूरी तरह मिटा देता हूँ। जाओफेंग ने हाथ उठाया। उसकी हथेली में नेदरवर्ल्ड की आग उभर आई। उसने सीधा लियूजी की आत्मा पर फेंक दी। गोस्टली फ्लेम्स भड़क उठीं। आह! आह! दर्द भरी चीख पूरी कैद खाने में गूंज उठी। सिर्फ कुछ ही पलों में लियूजी की आत्मा पूरी तरह जलकर खत्म हो गई। सोल एनर्जी +200 प्राप्त हुई, सिस्टम ने बताया। जाओफेंग आगे बढ़ा और लियूजी की लाश के पास झुककर उसका कॉलर नीचे किया। अंदर से एक छोटा सा कलश नजर आया। यू प्रोविंस का कलश? इतना छोटा रूप ले लिया है। सच में डेस्टिनी का चुना हुआ आदमी था। अब जब मैंने इस चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को मार दिया है, तो देखते हैं पर्दे के पीछे से खेलने वाले कैसे रिएक्ट करते हैं। जाओफेंग ने कलश उठा लिया। दिखने में छोटा था, लेकिन उठाते ही पता चला कि ये 1000 कैटीज से भी ज्यादा भारी है। फिर भी जाओफेंग के लिए ये बिल्कुल हल्का था। लाश को जला दो और लीमू, सिमाशांग और हानशिन को सियानियान बुलाओ। बहुत समय से रिजर्व में बिठाकर रखा है, अब उन्हें काम पर लगाने का वक्त आ गया है। ये कहकर जाओफेंग मुड़ गया। जी। यिंगबू ने तुरंत आदेश मान लिया। जाओ रेजिडेंस। अपने कमरे में लौटकर जाओफेंग का दिल टियर 5 ट्रेजर चेस्ट के लिए उत्सुकता से धड़क रहा था। ट्रेजर चेस्ट खोलो, जाओफेंग ने आदेश दिया। टियर 5 ट्रेजर चेस्ट खोली जा रही है। प्राप्त हुआ पोस्ट नेटल फेट एनहांसिंग सुप्रीम ग्रेट स्पिरिट ट्रेजर, हेवनली प्रोफाउंड मिरर। पोस्ट नेटल फेट एनहांसिंग स्पिरिट ट्रेजर? जाओफेंग कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गया। उसे पोस्ट नेटल स्पिरिट ट्रेजर्स के बारे में पता था, और उसे ये भी मालूम था कि मैजिकल ट्रेजर्स और वेपन्स की श्रेणी होती है: येलो, प्रोफाउंड, अर्थ, हेवन, इमॉर्टल, डिवाइन। इनके ऊपर होते हैं पोस्ट नेटल स्पिरिट ट्रेजर्स, और उनसे भी ऊपर इननेट स्पिरिट ट्रेजर्स। लेकिन ये फेट एनहांसिंग क्या है? क्या इसका भाग्य से संबंध है? जिज्ञासा के साथ जाओफेंग ने ट्रेजर को समन किया। हेवनली प्रोफाउंड मिरर। एक चमकता हुआ, अद्भुत ऊर्जा से भरा आईना उसके हाथ में प्रकट हो गया। उसी पल आईने के गुण सामने आ गए। हेवनली प्रोफाउंड मिरर, पोस्ट नेटल फेट एनहांसिंग सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट ट्रेजर।
भाग्य की शक्ति इकट्ठा होने पर और भी उन्नत हो सकता है। क्षमताएं, मार्शल टेक्निक्स, कल्टीवेशन मेथड्स और डिवाइन एबिलिटीज का विश्लेषण और सुधार। एक एक्सेलरेटेड कल्टीवेशन स्पेस बनाना, कई सब मिरर्स में डिवाइड होना, सभी पर मेन मिरर का पूरा नियंत्रण। सब मिरर्स के बीच संदेश, बातचीत और व्यापार। हर सब मिरर का अपना इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन स्पेस। जैसे ही ज़ाओ फेंग ने ये सब देखा, वो पूरी तरह स्टन रह गया। ये ट्रेजर बिल्कुल स्वर्ग विरोधी है। ये सिर्फ इवॉल्व ही नहीं कर सकता, अगर मैं अपना राज्य स्थापित करूं और राष्ट्रीय भाग्य को इकट्ठा करूं, तो शायद इसे इन्नेट स्पिरिट ट्रेजर तक भी बढ़ाया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये टेक्निक्स को डिड्यूस कर सकता है, कल्टीवेशन के लिए तेज़ गति वाले स्पेस बना सकता है और सब मिरर्स जनरेट कर सकता है। अगर मैं इन सब मिरर्स को पूरे किन एम्पायर में फैला दूं, तो क्या ये आज के कम्युनिकेशन डिवाइसेस से भी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होंगे? सिर्फ बातचीत ही नहीं, ये कल्टीवेशन हब्स बन जाएंगे, पूरे साम्राज्य की ट्रेनिंग को कई गुना तेज़ कर देंगे। ये ट्रेजर बेमिसाल है। ज़ाओ फेंग धीरे से बोल पड़ा, उसकी आंखों में भविष्य के अनंत रास्ते चमक रहे थे।